दादाजी ध्रुव पर गुस्सा करते हुए बोले थे, अपनी बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग क्या हो क्या नहीं। तब सुमित कहने लगा, हाँ यार आकाश, दादाजी से बहस करना बिल्कुल बेकार है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो अभी हमें रात को पार्टी करने की परमिशन दी है, कहीं उसे भी वह कैंसिल ना कर दें। तभी आहान कहने लगा, अच्छा ठीक है दादाजी, अभी इस बात पर ध्यान देते हैं। हमने शादी में यहाँ मौज मस्ती नहीं की, अब हमें रात को मौज मस्ती करने देंगे। बस ऐसा कहकर आहान ने दादाजी को मना लिया। तब उसके दादा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां से चले गए। दादाजी के जाने के बाद सुमित कहने लगा, ना ढोल ना नाचना ना गाना बजाना, क्या यार ये कितनी बोरिंग शादी हो गई अरमान ब्रो की। कहने के लिए तो यह इस शहर का सबसे बड़ा रईस और हैंडसम मुंडा है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी भी मौज मस्ती नहीं हो रही है। सब कुछ बड़ा ही फीका फीका सा लग रहा है। ऐसा कहकर एक बार फिर सुमित ने अपना मुंह बिचका लिया। तब ध्रुव कहने लगा, हाँ यार, लेकिन आप अपना मूड इस वक्त ठीक करो। और देखो, शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी फिलहाल आप सब एक काम करो, घर जाकर भाभी के आने का वेलकम की तैयारी करो। हमारे घर में तो कोई लेडीज वगैरह भी नहीं है जो भाभी के वेलकम की तैयारी करे। हम लोगों को ही सब कुछ करना होगा। तभी आकाश कहने लगा, यार शायद तुम लोग भूल रहे हो, पूरे के पूरे घर में लेडीज अगर कोई है तो भाभी ही होंगी। और उनको हम लोगों के बीच ऑकवर्ड ना फील हो तो हमें इस तरह का कुछ मैनेजमेंट लेकर चलना होगा। और वैसे भी अरमान को तो देखकर लग रहा है कि वह जितना ध्यान अपने फोन और लैपटॉप पर देने वाला है, वह भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादा के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तभी वह आकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, शायद तुम ठीक कह रहे हो यार, हमें अपनी पार्टी से ज्यादा भाभी का ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर चारों ही अपने आप कुछ प्लान्स बनाने लगे और उनमें से 2 जल्दी वहां से विदा लेकर सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे, क्योंकि वहां जाकर उन्हें आस्था के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ चुका था। इस बीच भले ही अरमान की शादी आस्था से हो गई हो, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। उसका ध्यान अगर कहीं था तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम पर। यहाँ आस्था ने भी अरमान की शक्ल नहीं देखी थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आस्था ना तो वह शहर में रहती थी और ना ही शहर के बारे में उसे ज्यादा कुछ खास नॉलेज थी। उसे खुद कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई है। जल्दी ही विदाई का समय आ गया था और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई थी और उसने उसे गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, गले लगाकर रो पड़ी। उन्हें अब इस बात के बारे में पता चल चुका था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई है वह उनकी लाडली आस्था की हुई है। तो उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे क्या कहें, क्या करें। उनकी आस्था की शादी इस तरह से कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने आस्था के बगैर रहने के बारे में अब तक सोचा तक नहीं था। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी जी अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं वह समझ चुके थे कि आस्था और उसकी नानी इसी तरह से रोती रही तो भरी महफिल में अरमान को इस बात के बारे में पता चल सकता है कि उसकी शादी जिससे हुई है वह प्रियंका नहीं है बल्कि आस्था हुई है। और अगर ऐसा हुआ तो यह उनके परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पूरी दुनिया के सामने उनकी फैमिली मजाक बनकर रह जाएगी और अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। और फिर आस्था को अरमान किसी भी कीमत पर अपने साथ घर लेकर नहीं जाएगा। वे अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को कुछ इशारा किया कि वह अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि अगर वह अंदर अपनी माँ को लेकर नहीं गया तो उसकी माँ रो रो कर सबके सामने इस बात के बारे में बयान कर देगी कि उनकी पोती की नहीं बल्कि यह उनकी नाती आस्था है जिसकी शादी धोखे से अरमान से हुई है। कहीं वे सवाल जवाब ना करने लगे।
आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपटकर रोते हुए देख रहे थे। वह दोनों आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि हमारा भाई कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है? इसीलिए तो यह भाभी से इस तरह से चिपक कर फूट फूट कर रो रही है। तभी ध्रुव बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी ग्रैंड नैनी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी आहान कहने लगा, तुम इस तरह से बोल रहे हो, भाभी की नहीं बल्कि तुम्हारी ही दादी है। तभी ध्रुव कहने लगा, वह सब तो ठीक है यार, पर तूने देखा किस तरह से रोना धोना चल रहा है? वैसे भी आज के जमाने में इस तरह से कोई इतना रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हैं। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूर कर कहने लगा, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते जाते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़े से कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने कहा, तुम देखना एक दिन मेरे ये सारे थॉट तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वह अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। तब आहान ने उसे कहा, फालतू की बकवास छोड़ो, फटाफट से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें यहीं छोड़कर चले जाए। तुम तो जानते हो ना भाई को, गुस्सा। वेल, जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप फिर से सर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तब आलोक जी ने मनोज के द्वारा उसकी माँ को तो अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वह आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे, लेकिन आस्था के कदम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। और फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज जी की पत्नी यानी कि आस्था की मामी उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी, लेकिन आस्था बड़ी ही धीमी धीमी रो रो कर सिसक सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ साथ ही चलना है, लेकिन आस्था के इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। अब जैसे ही उसने आस्था को इस तरह से अपने गोद में उठाया, अब जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान ने गुस्से से सबको घूरने लगा। सबको तो यही लग रहा था कि अरमान एकदम से रोमांटिक हो गया है। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में जो उठा लिया था, लेकिन अरमान ने उसे गोद में इसलिए उठाया था क्योंकि आस्था बड़े ही धीमे धीमे कदमों से चल रही थी और अरमान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपना काम कंटिन्यू करना था। तो इसीलिए उसने दुल्हन को गोद में उठा लिया था। अब ध्रुव और आहान हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जमसा गया था। वह आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तब आहान ने जोरों से उसकी कमर में नोच ली और वह चीख पड़ा। दर्द से कराहते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह से पिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई, जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। कहीं हमारी भाभी ने आने से पहले ही हमारे भाई के दिल पर कब्जा नहीं जमा लिया? ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा। उसने कहा, तू गलत समझ रहा है। तुझे क्या अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है? जरूर उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट, अगर हम यहीं खड़े रहे बकवास करते रहे तो वह हमें छोड़कर चले जाएंगे। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर गई और संकुच कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था तो उसके लिए कुछ अलग ही तरह का एहसास था। उसे उसकी बीवी एकदम हल्की फुल्की सी लगी थी। तब आलोक जी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से अपनी कार में जा बैठे थे। अरमान आस्था के ठीक बराबर आकर बैठ गया
और अरमान ने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। आस्था बेचारी घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वह शादी के वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था, वह सारी तैयारियां कर रहे थे। वह सारी तैयारियां उन्होंने टीवी में या यूट्यूब वीडियो सर्च करके की थी, क्योंकि उन्हें रस्मों रिवाजों का कोई खास नॉलेज नहीं था कि आखिरकार नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। और इसीलिए उन्होंने जैसे तैसे आरती की थाली तो तैयार कर ली, लेकिन अब कलश में क्या क्या भर कर रखें और किस तरह से कलश भरे। थोड़ा बहुत उन्होंने यूट्यूब से सर्च करके जो भी सामान रेडी किया था, और अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। आगे क्या हुआ आस्था की जिंदगी में जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों, ऑब्सेशन ऑफ बिलियनेयर हबी, ओनली ऑन पॉकेट FM पर। जल्दी ही उनकी कार मैंशन पर आकर रुकी। अरमान एक बार फिर सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने उसे घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वह किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वह अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं उसकी मामी को अब भी इस बात का डर था कि अगर अरमान सिंघानिया को दुल्हन बदलने वाली बात के बारे में पता चला तो अरमान सिंघानिया उन सब को गोलियों से उड़ा देगा, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में काफी हद तक नेगेटिव बातें ही पूरे शहर भर में फैली हुई थीं कि अरमान सिंघानिया को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और अरमान अपने गुस्से में किसी की भी जान ले सकता था। एक तरह से मौत का दूसरा नाम है अरमान सिंघानिया। वेल, आस्था को कार से उतारने वाला वहां कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए गेट का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे तो उतर गई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे किस ओर जाना है, क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। फिलहाल आस्था अपनी जगह खड़ी तो हो गई थी। अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। हालांकि उसने कोशिश की, हल्का सा घूंघट उठाकर इधर उधर ना समझी में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक दादाजी रुके। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मेंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाई, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन लिए मेंशन में एंट्री कर सकते हो? जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, अरमान छिड़कर रह गया। अरमान ने अपने दादा को घूर कर देखा, लेकिन उस वक्त वह मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा को वादा किया था कि उसके दादा जो कुछ भी कहेंगे वह वही करेगा। तो इसीलिए वह चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर कहने लगा, क्या थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ कसकर पकड़कर वह उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मेंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने कोहनियों तक लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी तेजी से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होठों से निकल गई, लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के गेट पर जा पहुंचा। और जैसे ही वह उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों के चारों ने एक साथ खड़े होकर चिल्लाया, रुको भाई। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसने आईब्रो उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन उन सब ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे, हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में लेडीज नहीं है तो? लेकिन हम लोग तो हैं।
हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अब जैसे अचानक से अरमान ने यह कहा, आहान की हालत खराब हो गई और वह कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा, और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। भाई आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना मुझे। और तभी सुमित कहने लगा, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग तुम दोनों की पहले आरती वगैरह उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से यह कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। जैसे ही सुमित ने यह कहा, अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वह अब उन सब के इस तरह के रीति रिवाज और कर सके। और तभी अरमान ने गुस्से से कहा, इन सब काम धाम की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हटाओ यहाँ से, और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी कहने लगे, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद्दी कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वे अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ और सिर्फ शादी तक ही थी। शादी तक ही आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया। लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब मैं आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने का या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कहकर अरमान जल्दी ही आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों से बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। और अब चारों के चारों अफसोस से उसे जाते हुए देख रहे थे, और सभी को रह रहकर अपनी भाभी, जो नई नववेली दुल्हन थी, उसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा तरस आ रहा था, जो दरवाजे पर अब अकेली खड़ी थी। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वह अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी है, और कितने मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान से शादी का वादा लिया था और उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब वह समझ चुके थे कि अब उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं है, इसीलिए वह अब सीधा अपने कमरे की ओर चले गए। लेकिन जाने से पहले वह उन चारों से कहना नहीं भूले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ आओ। दादाजी के जाने के बाद अब चारों को इजाजत मिल चुकी थी आस्था के गृह प्रवेश करने की। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके कानों में तो सिर्फ और सिर्फ सभी की बातें सुनाई दे रही थीं, और अरमान का गुस्से से इस तरह से जवाब देना सुनकर कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि अरमान कितना बड़ा घमंडी और जिद्दी इंसान है। कहीं ना कहीं अरमान को बिना देखे ही, बिना जाने ही, बिना सोचे समझे उसके बारे में आस्था ने एक जिद्दी, गुस्सैल और अकड़ू की अलग ही सोच, छवि अपने मन में बना ली थी। तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर कहने लगा, अरे यार, अब क्या करें? अरमान तो ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या? बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी? तभी वह चारों थोड़ा सा आगे आए और कहने लगे, भाभी देखो, अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ आपका पति है और न ही आपके दादा ससुर हैं, तो अब आप अपना यह लंबा सा घूंघट हटा सकती हैं। तब आकाश ने जल्दी से कहा था, भाभी, आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती हैं। जैसे ही आस्था ने यह सुना, वह पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग क्या कह रहे हैं, और घूंघट उठाने से तो उसे उसकी मामी ने मना किया है, तो फिर ये लड़के उसे घूंघट उठाने को क्यों कह रहे थे? और वैसे भी वह जिस गांव से थी, उस गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। आस्था ऐसे माहौल में शुरू से पली बड़ी थी, और यहाँ तो 4-4 मूंछ वाले उसकी आंखों के सामने खड़े थे, जो उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब अचानक आहान आगे बढ़ा था और कहने लगा था, भाभी देखिए, वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए,
लेकिन हम क्या करें? भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या यह काम हम कर दें? तभी ध्रुव आगे आया था और कहने लगा था, यह क्या बेशर्मी वाली बातें भाभी से कर रहा है? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और ये हम भाइयों से नहीं छीन सकते हैं। समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ ले। वह भाभी है हमारी भाभी। तू इस तरह से भाभी के बारे में इस तरह की बकवास नहीं कर सकता है। क्या होगी आस्था की जिंदगी सिंघानिया मेंशन में जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों ऑब्सेशन ऑफ बिलियनर हबी ओनली ऑन पॉकेट FM पर।